हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर से बहुत वेलकम करता हूँ आप सभी का इंग्लिश पुरम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2019 का पेपर कवर करेंगे। 2019 इंग्लिश टीजीटी। ओके, टीजीटी इंग्लिश। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ ये एग्ज़ाम 2016 का था, जो बाद में 2019 में करवाया गया। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। परजिवरेंस लिखा हुआ है, परजिवरेंस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए में। ये करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है। परजिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता। ओके, नाउ नेक्स्ट है हेमोरेज। हेमोरेज की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हेमोरेज की जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब होता है रक्तस्राव यानी खून का बहना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगेन स्पेलिंग बतानी है हमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एकोमोडेट। एकोमोडेट करेक्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना मीन्स अकॉर्डिंगली कर देना। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, एफ्लोरसेंस। एफ्लोरसेंस की करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी में। राइट, ये एफ्लोरसेंस की करेक्ट मीनिंग है और इसका मीनिंग होता है प्रस्फुटित होना, जैसे फूलों का खिलना, खिलना, प्रस्फुटन। एफ्लोरेसेंस का मीनिंग हो गया खिलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मीनिंग होता है स्मरणकारी या फिर स्मृति रखने वाला, मीन्स याद रखने वाला, याद दिलाने वाला। ओके, ये मेमोरी से रिलेटेड है, स्मृति से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रेमिनिसेंट, स्मरणकारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 to 8, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर फ्रेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। हार्डली है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैड सी। हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। मीन्स जैसे ही वो अपने घर पहुंची बारिश शुरू हो गई। ये यहाँ पे हैड ही का यूज़ होगा, हार्डली के साथ हैड शी। तो ये स्ट्रक्चर होता है हार्डली वाले सेंटेंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द बॉस वांटेड टू नो डैश डन द जॉब। द बॉस wanted to know how I had done the job, कि मैंने जॉब कैसे किया, ये बॉस जानना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आई विश आई डैश अ किंग। तो फ्रेंड्स ये कंडीशनल सेंटेंस है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कंडीशनल। ओके, तो कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में वर्ब का यूज़ किया जाता है। आई है फिर भी वाज नहीं लगेगा, वर ही लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर। आई विश आई वर अ किंग मीन्स काश मैं राजा होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 and 10, यहाँ पे क्या, 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच इनटू एन। ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। राइट, ये डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, इसको इनडायरेक्ट में हमें करना है। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन, शी सैड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है। शी सैड डोंट गो नियर द वाटर। ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है ये, सी सी ने कहा, मीन्स उसने कहा कि वाटर के नज़दीक मत जाओ। तो ये क्या हो रहा है, वॉर्न कर रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वॉर्न द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर। ये इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नॉट टू गो, टू वाले जो होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। अब यहाँ पे क्या, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो ये जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, ही begged them to give him another chance। ओके, ही begged मीन्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, begged इसीलिए यूज़ किया गया यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे रिक्वेस्टेड है बट यहाँ पे कैन लिखा हुआ ये नहीं होगा, कुड लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ द ईडियम अ ब्रोकन रीड इज। ब्रोकन रीड जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है अनरिलायबल। अनरिलायबल मीन्स जिस पे भरोसा ना किया जा सके, मीन्स वन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। तो गूज का मस्कुलिन जेंडर हो जाएगा जेंडर। ओके, जेंडर, GANDER, ये हो जाएगा इसका मैस्कुलिन। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज्ड इनटू शैल एंड शुड। तो विल चेंज हो जाता है शैल और शुड में, तो गलत बात है ना। शैल शुड में हो सकता है बट विल शैल या फिर शुड में नहीं होता है, राइट। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड डी। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से किसका मैच करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एब्डिकेट लिखा हुआ है और इसका मिलाया गया है एबडक्शन से। सो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, क्योंकि एब्डिकेट का जो करेक्ट नाउन बनेगा दैट विल बी एब्डिकेशन, एब्डिकेशन ना कि एबडक्शन। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया गया है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इनमें से किसकी है। ओके, सो द करेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है ऑप्शन नंबर ए में। ओके, रेंडेजुअस, रेंडेजुअस। ओके, इसका मीनिंग होता है मीटिंग प्लेस, इसका मीनिंग क्या होता है, मीटिंग प्लेस, मतलब मिलने की जगह को रेंडेजुअस बोलते हैं। बाकी इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, जैसे ये फ्रेंच वर्ड है तो इसको रेंडेवो भी बोला जाता है। सो आप इसको समझ लेंगे, देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ नॉट करेक्ट, ये रूल हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट रूल है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है समझेंगे, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, मतलब ऐसे शब्द जो नियरनेस बताते हों समय या फिर प्लेस में, वो कभी बदले नहीं जाते हैं, वो कभी बदले नहीं जाते हैं। तो ये गलत है। ओके, क्योंकि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की बात होती है, क्योंकि यहाँ पे बोला ही गया है नरेशन के रेफरेंस में हमें बताना है, नरेशन के रेफरेंस में, तो बिल्कुल चेंज होता है। नाउ का देन हो जाता है, नाउ देन में चेंज हो जाता है, टुमारो को नेक्स्ट डे में लिख दिया जाता है, तो ऐसे होता है चेंज। तो इसलिए सेंटेंस ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के रेफरेंस में हमें बताना है कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग सेंटेंस है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा हुआ है, नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फिनिट वर्ब, विद अ फिनिट वर्ब। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है नॉर्मेटिव केस हैज़ नो रिलेशनशिप विद अ फिनिट वर्ब। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे नो लिखा हुआ है, तो ये गलत बात है, क्योंकि नॉर्मेटिव केस के नंबर के अकॉर्डिंग ही ये फिनिट वर्ब का यूज़ होता है। तो यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ओके, देखिए, क्योंकि नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कुछ होता ही नहीं है। ओके, इसलिए सेंटेंस गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइन वर्ड। अब ये अंडरलाइन वर्ड क्या है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये अंडरलाइन वर्ब क्या है, वर्बल नाउन है। क्या है, वर्बल नाउन है, वर्ब से नाउन की तरीके से वर्क करवाया गया है। जैसे टीचिंग इज अ साइंस, पढ़ाना एक विज्ञान है। ओके, अध्यापन विज्ञान है एक, तो यहाँ पे टीचिंग क्या बन गया, वर्बल नाउन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी के रिलेवेंस में हमें देखना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ओके, देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट नहीं है प्राइमरी ऑक्सिलरी के रिलेवेंस में। प्राइमरी ऑक्सिलरी may be used as infinite forms of the verb if to precedes them, if to precedes them। तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, is, am, was, were, has, ये सब क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। अगर इनमें से इन्फिनेटिव टू को हम पहले लगा दें, उनसे पहले, जैसे was लिखा हुआ है, इससे पहले अगर हम कोई इन्फिनेटिव यूज़ कर लेते हैं,
जैसे टू, ओके, तो दे कैन नॉट बी यूज एज फिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इनको हम फिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ बताना हमें कि इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर सी, माई सेल्फ। ये इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसे बोला जाता है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी, माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा करेक्ट है सेंटेंस हमें बताना है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर ए, वी रेयरली सी अ लॉयन, मीन्स हम बहुत कम शेर को देखते हैं, मीन्स शेर बहुत कम दिखाई देता है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वी स्कार्सली सी अ लॉयन, यहाँ पे स्कार्सली का यूज़ किया गया है, तो ये गलत है। ही प्लेड गुड, ही प्लेड वेल होता है, यहाँ गुड यूज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ही लिव्स माइजरली, तो ये माइजरली का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अब यहाँ फिर से हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या है 23 में, दैट इज राइट इन इंक, राइट इन इंक, ये आपका सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है। बी वाला, ही थ्रू द स्टिक इन टू द रिवर, ये भी कंप्लीट एक सेंस निकल रहा है कि ही थ्रू द स्टिक इन टू द रिवर। देन ऑप्शन नंबर सी, वी वेंट नियर द स्टेशन, इसमें भी एक मीनिंग पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड। अब देखो ये स्ट्रक्चर पढ़ने में ही गलत लग रहा है, ही वॉज अ फेवरेट, ये कहाँ से आ गया, तो ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, अब यहाँ पे मिस मैच कौन सा हमें बताना है, तो यहाँ पे जो मिस मैच है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पार्टिसिपल प्रिपोजिशन इन ल्यू ऑफ, लिखा हुआ है ना, इन ल्यू ऑफ, ये क्या है, एक फ्रेजल प्रिपोजिशन है, ये एक फ्रेजल प्रिपोजिशन है, फ्रेजल, फ्रेज से बना हुआ है, फ्रेजल, फ्रेजल प्रिपोजिशन है, ना कि पार्टिसिपल प्रिपोजिशन। बाकी ये ABC वाले ये सही है। नाउ 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं कहा गया, करेक्ट, करेक्ट बताना है इनमें से क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, योर्स सिंसियरली, लिखा नहीं जाता है योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, ऐसे, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी ये सब सारे ऑप्शन बचे हुए हैं जो वो रॉन्ग है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, फिर से पूछा जा रहा है करेक्ट क्या है, ओके, एवरीवन शुड प्रे गॉड, एवरीवन शुड प्रे गॉड, ये ऑप्शन एकदम सही है। ही रोट टू मी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ही रोट टू मी, ये गलत है, ओके, ही रोट टू मी ये गलत है, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए, ही रोट मी, ही रोट मी ऐसा होना चाहिए। देन है ऑप्शन नंबर सी, ही रोट मी, अब यह ऊपर लिखा हुआ था ही रोट टू मी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ही रोट मी, ये करेक्ट है। देन है ऑप्शन नंबर डी, ही सजेस्टेड मी दिस, ये भी क्या है आपका करेक्ट है, तो यानी जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, मिसमैच्ड इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे मिसमैच्ड है ऑप्शन नंबर सी, सिम्बलाइन, जो कि लिखा गया है 1608 में, संभवतः प्रोबेबली ये इसका पब्लिश वाला डेट है, तो सिम्बलाइन का जो 1608 लिखा हुआ है ये गलत मैच है, क्योंकि ये 1611 है ना कि 1608। बाकी आपके A B D ये तीनों आंसर्स करेक्ट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, वी विल सी क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, इनमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, उनके जो काम हैं इनमें से कौन से नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेनरी 7th, ये विलियम शेक्सपियर का काम नहीं है। बाकी जो आपके 6, 8, 4 है ये हेनरी वाले, ये विलियम शेक्सपियर ने ही लिखे हैं। नाउ 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, अब जॉन मिल्टन से रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये कौन से इनमें से रॉन्ग है वो हमें बताना है। सो जो रॉन्ग सेंटेंस दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सैमसन एगोनिस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन,
ये गलत है, ये नो नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे था यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रपोजिशन। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे एडजेक्टिव को फॉलो नहीं कराया गया है सही प्रपोजिशन के साथ में, राइट। सो माई आंसर मीन्स आर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बिजी एट लेसन्स। बिजी जो होता है वो हमेशा फॉलो करता है किसके द्वारा, इन, क्या होता है उसके साथ में, इन, बट यहाँ पे एट लेसन लिखा हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे लिखा हुआ है विद रेफरेंस, वेट, अब सही है। विद रेफरेंस टू द यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पंक्चुएशन मार्क्स को ध्यान में रखना है, फिर बताना है कौन सा सेंटेंस यहाँ पे रॉन्ग है। सो द रॉन्ग सेंटेंस इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अ डैश इज़ नेवर यूज टू शो अ सडन चेंज इन थॉट, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पे अ डैश इज़ यूज्ड टू शो अ सडन चेंज इन थॉट, ये होता है, यूज़ किया जाता है, यहाँ पे नेवर लिखा हुआ जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। नाउ 32 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इडियोमैटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे इडियोमैटिक कंपैरिजन करेक्ट नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एज चीयरफुल एज बार्क। ऐसा कोई ईडियम नहीं होता है, राइट, क्योंकि ये होता है एज चीयरफुल एज लार्क, बार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, लार्क। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस। यहाँ पे बताना है कौन सा मिसमैच्ड है, ए बी सी डी। ओके, तो मिसमैच्ड है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डिसोलेट, परकोलेट, राइट। यहाँ पे ये क्या है, मिसमैच है, क्योंकि डिसोलेट का मीनिंग होता है डिजर्टेड। क्या होता है, डिजर्टेड। ओके, डिजर्टेड मीन्स त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। जबकि जो परकोलेट लिखा हुआ उसका मतलब होता है लीक, इसका मीनिंग होता है लीक, लीकेज, लीक। सो इसलिए इनका जो कॉम्बिनेशन है ये रॉन्ग है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। विलियम शेक्सपियर का कौन सा वर्क इनमें से 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है और वो क्या दिखा रहा है, साइन ऑफ इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वीनस एंड एडोनिस। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का, इससे पता चलता है कि वो इमेच्योर थे इस टाइम तक, राइट। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 35। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। क्या डेपिक्ट करे, मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, यानी मध्यम वर्गीय प्रांतीय जीवन, यानी छोटे जगहों का। ओके, सो यहाँ पे वो प्ले है ऑप्शन नंबर ए, द मैरी वाइब्स। क्या है, द मैरी वाइब्स। ये मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है, राइट। इसमें और सिडक्शन ऑफ वाइफ्स भी है, जो अमीर अमीर मर्चेंट होते हैं उनकी वाइफ का सिडक्शन है, वो लुभाती हैं अपने हस्बैंड्स को। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द मैरी वाइफ्स। नाउ 36, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सा जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, ये जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा हुआ है, इसको लिखा है मैथ्यू प्रायर ने। किसने लिखा है, मैथ्यू, 2 टी रहेगा, मैथ्यू प्रायर ने। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। अब फिर से इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है ऑप्शन नंबर डी, द पैशनेट पिलग्रिम, क्योंकि जो द पैशनेट पिलग्रिम है इसको विलियम जैगार्ड ने लिखा है। किसने लिखा है, डब्ल्यू जैगार्ड, JGARD, डब्ल्यू जैगार्ड यानी विलियम जैगार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रिलेवेंस में कौन सा सेंटेंस यहाँ पे ट्रू है, सही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू इट्स सोनेट। बिल्कुल सही बात है, मिल्टन ने अपने सोनेट को टाइटल नहीं दिया था। ये जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, बाद में जो एंथोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस पर ये टाइटल दिया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
39, एन इवनिंग वॉक ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। 39 में हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर ए। 40 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ पूछा जा रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनमें से क्या नहीं लिखा है, तो यहाँ पे नहीं लिखा ऑप्शन नंबर डी बियॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी बियॉन्ड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 में हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को एक एवर एंड्यूरिंग मैन के तौर पे बताया या कहा? राइट आंसर इज एस.टी. कॉलरिज, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने एवर एंड्यूरिंग मैन कहा विलियम वर्ड्सवर्थ को। नाउ 42, मॉडर्न कॉमेडी किसने लिखी थी? तो मॉडर्न कॉमेडी लिखी थी ऑप्शन नंबर ए जॉन गाल्सवर्दी ने। किसने लिखा? जॉन गाल्सवर्दी ने 1929 में। ओके। नाउ 43 में है जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। जॉन गाल्सवर्दी का जो विचार है ड्रामा के ऊपर वो किस में पता चलता है? तो वो पता चलता है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में, ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कोक्सन इज ए कैरेक्टर, कोक्सन एक कैरेक्टर है, किसमें है? तो ये कैरेक्टर है जस्टिस में। किसमें है? जस्टिस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में है विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट वॉज अ फ्री एडाप्टेशन। ये किसका फ्री एडाप्टेशन है? लव्स लेवर्स लॉस्ट, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ये है मिनैक्मी ऑफ प्लॉटस, मिनैक्मी ऑफ प्लॉटस। अब जो ये लैटिन, एक लैटिन लैंग्वेज में ये वर्ड लिखा हुआ है मिनैक्मी ऑफ प्लॉटस, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, ये प्लॉटस ने ही लिखा था, लैटिन के कोई जो लिटरेरी विभूति हैं उन्होंने ये लिखा। नाउ 46, हु एक्सक्लेम्स इन इट्स सोनेट दैट अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ थाइन ओन स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन। शेक्सपियर के बारे में ये किसने कहा था? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने ये बात कहा है शेक्सपियर के बारे में। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु डिस्क्राइब्स विलियम शेक्सपियर एज। अब किसी ने विलियम शेक्सपियर को ये भी कहा है, क्या कहा है? एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विद आर फेदर्स। ये लाइन विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? इस तरीके से उनको डिस्क्राइब किया किसी ने, उन शख्स का नाम है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ग्रीने। रॉबर्ट ग्रीने, इन्होंने ये बात कही है विलियम वर्ड्सवर्थ के, विलियम शेक्सपियर के बारे में। और ये जो वर्ड्स हैं कहाँ से लिया गया है? ग्रॉट्सवर्थ ऑफ विट, ये है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ग्रॉट GROAT WORTH, ग्रॉटवर्थ ऑफ विट, ऑफ विट बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा है। 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। किसने उनके फादर के बारे में ये रिमार्क, ये टिप्पणी की है? ये टिप्पणी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, माई फादर डिस्टाइंड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर। देखिए बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, बड़े यूज टू लाइन्स हैं ये, जब आप जॉन मिल्टन को पढ़ेंगे तो ये लाइन जरूर से ज़रूर आती है, तो बहुत एक फैमिलियर लाइन है, ऐसा नहीं लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन के पिताजी के, जॉन मिल्टन ने कहा है अपने पिताजी के बारे में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फॉर whom डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन। किसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है ये फेमस लाइन? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये भी बहुत ही फेमस लाइन है। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको बोला है, बट किसके लिए बोला है? तो ये बोला है इन्होंने ऑप्शन नंबर सी जॉन मिल्टन के बारे में। किसके बारे में? जॉन मिल्टन के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। पैराडाइज रिगेन का जो थीम है वो कहाँ से लिया मिल्टन ने? तो मिल्टन ने वो लिया था ऑप्शन नंबर बी सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, यहाँ से लिया था इन्होंने पैराडाइज रिगेन का थीम। ओके, क्योंकि जो सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल है उसमें क्या बताया जाता है? ओरिजिन, बर्थ, डेथ या फिर रिसरेक्शन, ये जीसस क्राइस्ट के बारे में। ठीक है, उनका ओरिजिन क्या है, बर्थ क्या है, डेथ कैसे हुआ, रिसरेक्शन कैसे हुआ, ये सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल में बोला गया, तो वहीं से पैराडाइज रिगेन्ड का थीम भी आया है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 51, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर। ओके, ये लाइन हमें बतानी है, ठीक है। तो ये लाइन है ऑप्शन नंबर ए, टिंटन एबे। टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है ये। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किस में आती, कौन से पोएम में आती है वर्ड्सवर्थ के? तो फ्रेंड्स, ये आती है इमॉर्टैलिटी ओड में। ये आती है इमॉर्टैलिटी ओड में। क्वेश्चन 53 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैस्टोरल एलजी। पैस्टोरल एलजी इसमें से कौन सी है? तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, लिसिडस। ये तो हमेशा याद ही होना चाहिए कि लिसिडस जो है वो पैस्टोरल एलजी है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। किस ईयर में लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1798 लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 55 में व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट। कैसे प्लेस को गाल्सवर्दी लिखते थे, उनके प्लेस कैसे होते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम प्लेस होते थे। क्या होते थे? प्रॉब्लम प्लेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा हमें बताना है? तो इनकरेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट दी टू नेशंस थियरी। ये गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे टू नेशंस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे नेशन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक है। ये पूरा जो वर्ड, 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, 3 वर्ड्स हैं, ये एक है। सेंटेंस से हमें पता चलेगा इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी, ना कि टू नेशंस थ्योरी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स। पूछा जा रहा है कितनी बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में? तो वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 12 बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट में। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज़ नॉट अ कॉमेडी। इनमें से कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो कि कॉमेडी नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़रूर हमें पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटनी एंड क्लियोपैट्रा ये कॉमेडी नहीं है। ओके, ये कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजिडी है। नाउ 59, लिरिक हैज़ बिन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग। लिरिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर था किस सेंचुरी में? तो यहाँ पे ड्यूरिंग, ऑप्शन नंबर बी, लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली ऑफ 19, यानी 18 के लास्ट में और 19th के शुरुआत तक जो लिरिक फॉर्म ऑफ पोइट्री थी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज़ द पोएम द सॉलिटरी रिएपर। द सॉलिटरी रिएपर किस प्रकार की पोइट्री है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये लिरिक है। क्या है? लिरिक। 61, डेस्डिमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। डेस्डिमोना कौन से प्ले में होती है शेक्सपियर के? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओथेलो में डेस्डिमोना होती है। ठीक है, शी इलोप्स विद ओथेलो अगेंस्ट हर फादर्स विश, मतलब वो भाग जाती है अपने पापा की इच्छा के अगेंस्ट में, ओथेलो के साथ में। नाउ मूव ऑन टू 62। 62 में क्या? लाइफ्स बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये लाइंस भी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली हैं, बहुत ही पॉपुलर लाइंस हैं। ठीक है, ये ज़रूर पूछा जाता है। सो यहाँ पे क्या है? aforesaid lines spoken by मैकबेथ अकर इन, मतलब ये जो लाइंस हैं मैकबेथ बोलता है, और ये कौन से एक्ट और सीन में आया है मैकबेथ के, वो हमें बताना है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्ट 5 सीन 5 ऑफ मैकबेथ। इसीलिए इसको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक्ट भी 5th है और सीन भी 5th है मैकबेथ का, और सेंटेंस भी काफ़ी पॉपुलर है, इसको याद कर लेना चाहिए। नाउ 63, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। गलत कौन सा स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, कंसाइंसस। ये स्पेलिंग जो है वो गलत है, बाकी तीनों स्पेलिंग सही लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में ये क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर। यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ग्रामर के रूल के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क।
इनमें से जॉन मिल्टन के काम के अकॉर्डिंग रेफरेंस में कौन सा गलत है, मिसमैच्ड है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एरियोपैजिट का 1647 लिखा हुआ है, जबकि ये 1644 है, 1644 है। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाई करेक्ट प्रीपोजिशन? इनमें से कौन सा ऐसा वर्ब है जो करेक्ट प्रीपोजिशन जिसके साथ में यूज़ नहीं किया गया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एनजीएस एट। एनजीएस के बाद में जो एट लगा हुआ है ये गलत है, क्योंकि एनजीएस के साथ में हमेशा अबाउट लगता है। क्या लगता है? अबाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलन? कॉलन के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ? द कॉलन इज यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉजेस। तो ये गलत बात है। ओके, दो रिलेटेड क्लॉजेस को अलग नहीं करता है कॉलन। नाउ 68, बिगर्स डिस्क्रिप्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? तो बिगर डिस्क्रिप्शन का यूज़ जो होता है जब व्हेन एन आइडिया कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन ईजी वर्ड्स, या फिर सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, यानी वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। ओके, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस? अब देखना है यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर सीक्वेंस, मैस्कुलिन फेमिनाइन के हिसाब से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो 69 देखते हैं। यहाँ पे जो गलत है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ है? बक रैबिट और पी रैबिट, राइट? तो ये गलत है। कैसे गलत है? देखिए, जो बक रैबिट का फीमेल होता है वो होता है डो रैबिट। क्या होता है? ये वाला डो और रैबिट, बक रैबिट का। तो यहाँ पे लिखा है पी रैबिट, यहाँ होना चाहिए डो रैबिट, पी की जगह पे डो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी? फ्रेंजी का सिनोनिम नहीं है। ओके, फ्रेंजी का मतलब होता है एक्साइटमेंट, उन्माद की स्थिति, उत्तेजना की स्थिति, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि गाइल जो है, गाइल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कनिंग, चालाक। क्या होता है? चालाक। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड? कौन सा प्ले बाहर किया गया था, उसको शामिल नहीं किया गया था? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पेरिकल्स। ऑप्शन नंबर बी, पेरिकल्स। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पेरिकल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको बाहर करने का एक कारण ये था क्योंकि डिस्प्यूट था इसके ऑथरशिप को लेके, डिस्प्यूट था, इसलिए इसको बाहर रखा गया। नाउ 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैड्स ऑफ द डे? देखिए, इनमें से कौन सा प्ले एक सोशल सटायर है? क्या है? सोशल सटायर है, जो कि फैशन एंड फेड्स ऑफ द डे के बारे में बात होती है जिसके अंदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लव्स लेवर्स लॉस्ट। ये किसने लिखा है? तो भाई ये है विलियम शेक्सपियर की रचना। नाउ 73, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ? जब वो ब्लाइंडनेस की अवस्था में थे, ठीक है, या ब्लाइंडनेस की अवस्था में होते हुए किससे मिल्टन कंपेयर नहीं करते हैं अपने आप को? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टायरेसियस एंड फिनियस से अपनी कंपेयर वो नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स टू? ओरेब का मतलब क्या होता है पैराडाइज लॉस्ट में? ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, माउंट हॉरेट। एम्प्टी हॉरेट मीन्स माउंट हॉरेट, ये ओरेब है। 75, हु इज़ ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? इनमें से किसको द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला जाता है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन के बारे में ये बात कही गई है। ओके, क्योंकि वो स्पेंसर को फॉलो करते थे, ठीक है, और जो दोनों पोएट्स हैं वो, उन दोनों का जो तरीका है वो क्रिटिकल कंट्रोवर्सीज का है, सो इसीलिए उनको द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला जाता है। 76, इन विलियम वर्ड्सवर्थ्स द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस इज? ये कौन है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। अ गर्ल फ्रॉम
स्कॉटलैंड, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लेस लिखा, लेस मतलब लड़की होती है, सो इसीलिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, फ्रॉम विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज टेकन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ से ली गई है ये लाइन, आर बर्थ इज बट अ स्लीप। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इनमें से कौन सा नॉवलेट है जो कि जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोसेलिन, ये स्पेलिंग गलत हो गया, ओ होना चाहिए यहाँ पे, जोसेलिन इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू दी, ड्रामेटिस्ट के तौर पे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, किस से बिलोंग करते थे? ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, यहाँ से वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 80, इन दी फोरसाइट सेगा द फोरसाइट्स बिलोंग टू, फोरसाइट सेगा में जो फोरसाइट्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर बी, अ टिपिकल सिटी फैमिली, अ टिपिकल सिटी फैमिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, विच वर्क हैज़ बिन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीनस एंड एडोनिस, इसका राइट आंसर होगा वीनस एंड एडोनिस। 82, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, डेथ कब हुई थी? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल 1616, ओके। और प्लेस भी अगर पूछेगा तो प्लेस में आप डालेंगे स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। 83, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड, देखिए स्ट्रेटफोर्ड आ गया, हाउस का क्या नाम था वहाँ पे? तो हाउस का नाम था ऑप्शन नंबर ए, न्यू प्लेस, क्या नाम था? न्यू प्लेस। 84, विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजिडीज ऑफ शेक्सपियर, अब ट्रेजिडी का जो करेक्ट सीरियल है वो हमें बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैमलेट, फिर ओथेलो, देन किंग लियर, देन मैकबेथ, ये ट्रेजिडी का सीक्वेंस है। 85, in which work Milton states that while the still morn went out with sandals grey, sandals grey, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिसिडस, ऑप्शन नंबर डी, लिसिडस, ये लिसिडस से ये लाइन ली गई है। 86, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब ये टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड, भगवान का जो इंसानों के प्रति जो तरीका है वो किसमें मिल्टन ने जस्टिफाई किया है, ओके, किसमें बताया है मिल्टन ने? तो ये बताया है ऑप्शन नंबर डी, पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज लॉस्ट। 87, 87 में, इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर, डेलिला इसमें होती है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सैमसन एगोनिस्टिस, उसमें ये हीरोइन का रोल निभाती है जो डेलिला है, सैमसन की प्रेमिका के तौर पे, ओके। ये बाद में वाइफ होती है सैमसन की, शादी हो जाती है इन दोनों की। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, वर्ड्सवर्थ्स द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वर्ड्सवर्थ की जो द बॉर्डरर्स है वो किस कैटेगरी में आती है? तो वो आती है ऑप्शन नंबर ए, प्रोज ट्रेजिडी, प्रोज ट्रेजिडी। 89, इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाई, कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट को किसने प्रिंट करवाया था 1601 में? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थॉमस थॉर्प, थॉमस थॉर्प। 90, एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज, प्रोज एपिग्राम जो लिखा हुआ है, एपिग्राम, इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या होगा? तो इसका ऑल्टरनेटिव नेम होगा ऑप्शन नंबर ए, एफोरिज्म, इसको क्या बोल सकते हैं? एफोरिज्म। 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, इनमें से वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम नहीं लिखी है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लंदन, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने
नहीं लिखी है। अब देखिए यहाँ पे लंदन 1802 भी है और लंदन भी है। 1802 तो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, बट जो डी में है लंदन, ये लिखा है विलियम ब्लैक ने। अब देखिए दोनों नाम में विलियम आ रहा है, तो विलियम ब्लैक ने लिखा है लंदन को, ब्लैक BLAKE। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। ये कहाँ से ली गई है लाइन? तो ये लाइन ली गई है ऑप्शन नंबर डी से। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है, ये उन्हीं की पोएम है, विलियम शेक्सपियर। नाउ 93, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ मिडिल में करते हैं इसको। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेज इज इन 3 पार्ट्स। इनमें से कौन सा जो प्ले है वो 3 पार्ट्स में शेक्सपियर का है वो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेनरी 6। ये 3 पार्ट्स में है। 94, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये कहाँ पे आती है, कौन से पोएम की लाइन है ये भी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा रिपीट होती है ये लाइन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि मिल्टन ने लिखा था। 95, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, उसके लास्ट फेज ऑफ करियर से नहीं है ये। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मच एडो अबाउट नथिंग। ओके, क्योंकि ये 1598 की है, 1598, और शेक्सपियर की लाइफ ख़त्म हुई थी 1616 में, तो अभी काफ़ी टाइम यहाँ से यहाँ तक का बचा हुआ था, तो लास्ट नहीं कह सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन द लाइन ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। ये फेमस रोमांटिक पोएम है, उसका नाम हमें बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, इसको लिखा था जॉन कीट्स ने। किसने? जॉन कीट्स ने। रोमांटिक पोएम है ये, और ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। नाउ 97 से 98, यहाँ पे हमें क्या रखा है, ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, ब्रैकेट में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है। 97, एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर्स। ठीक है, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। मौसम ख़राब था इसलिए हम अंदर ही रुके। सो इसे हमें करना है सिंपल में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। 98, ही इज़ बिलीव टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि वो मलेरिया से उनकी डेथ हुई। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये चेंज होता है ऑप्शन नंबर बी के जैसे, इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, क्योंकि ये जो दैट, विच, ये सब जो वर्ड होते हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आते हैं। 99, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन से लिटरेरी फॉर्म में गिना जाता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कॉमेडी। क्या है ये? कॉमेडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर की जो डोमिनेंट थीम है वो क्या है? तो इसकी जो डोमिनेंट थीम है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। ओके, फिलियल मीन्स ये संतान से संबंधित होता है, बच्चों से संबंधित होता है। इनग्रेटिट्यूड का मतलब आप किसी के लिए थैंकफुल नहीं हैं, क्योंकि किंग लियर में क्या होता है, जो राजा होता है वो अपने डॉटर्स के प्यार के लिए क्या करता है, उनको अपना सब कुछ दे देता है, राइट। बट ऐसा कुछ होता नहीं है उसे प्यार मिले। सो इसीलिए इसका जो डोमिनेंट थीम होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट। इनमें से कौन सा कैरेक्टर हैमलेट में नहीं है? ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैजियो। ठीक है, बाकी ये तीनों हैमलेट में है बट कैजियो नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स से फिलअप करना है सही वर्ड्स को लेके। कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। ओके,
यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योर हिम ऑफ अस्थमा। ठीक है, जब डिजीज़ की बात होती है तो डिजीज़ से पहले ऑफ लगाया जाता है ऐसे सेंटेंसेस में। ओके, नाउ 103, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग, यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 104 में, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ मीन्स मैंने उसको नहीं देखा है आखिरी मंथ से, लास्ट महीने से उसको मैंने नहीं देखा है। 105, your behavior does not admit dash any excuses. Okay, the right answer will be option number D, option number D, क्योंकि admit के बाद में to का यूज़ होता है। your behavior does not admit to any excuses. 106, which of the following poems is not composed by John Milton? John Milton ने नहीं कंपोज किया है। The right answer is option number C, True Love. Okay, True Love को विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया है, शेक्सपियर ने, राइट। बाकी ये तीनों जॉन मिल्टन ने किया है। नाउ 107 में क्या है, यूबिक्विटस, यूबिक्यूटस, इसका मीनिंग क्या होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम मीन्स सर्वव्यापी, यानी जो हर जगह हो। सीमिंग टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम, एक ही समय पे कई जगह हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, क्या लिखा है, अनइनवाइबल, अनइनवाइबल, इसका मीनिंग होता है ऑप्शन नंबर बी, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, कठिन या फिर अनप्लीजेंट का मतलब जिसके साथ अच्छा ना लगे। ओके, ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा पर्सन जिसके साथ अच्छा ना लगे, वो अनप्लीजेंट कहलाता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 109, इनकम्बेंसी, क्या लिखा हुआ है, इनकम्बेंसी, इसका मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, एन ऑफिशियल पोजीशन और द ड्यूरेशन व्हेन वन होल्ड्स इट। ओके, मीन्स पद को ग्रहण करने वाला, इनकम्बेंसी जो पद पे होता है ऐसी ड्यूरेशन में। नाउ 110, द अपोजिट ऑफ क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का अपोजिट क्या होता है? तो पहले क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग समझते हैं। क्लैंडेस्टाइन का मीनिंग होता है सीक्रेट। ओके, क्या होता है? सीक्रेट, इसलिए जो सीक्रेट है उसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन, यानी खुला हुआ। क्वेश्चन नंबर 111, ल्यूगुब्रियस, ल्यूगुब्रियस का मीनिंग हमें बताना है। ल्यूगुब्रियस का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है शोकाकुल। क्या होता है? शोकाकुल मीन्स शोक में डूबा हुआ। सो ऐसा जो मैच करता हुआ सबसे बेस्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिजेक्टेड, जिसका मतलब होता है निराश, असफल। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ यहाँ पे 112 से 115 ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको अप्रोप्रिएट तरीके से हमें चेंज करना है। ओके, सो पढ़ते हैं 112 में क्या है, द पुलिस किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। अब किल और ट्राई की जगह पे हमें कुछ चेंज करके लिखना है। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। पुलिस तुमको मार देगी अगर तुम भागने की कोशिश करते हो या भागते हो। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, 113 में क्या है, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। बी और इस वाले बी की जगह पे हमें सब्सिट्यूट करना है कोई सुटेबल अप्रोप्रिएट वर्ड। तो 113 में जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। मैं वहाँ होता तो परिस्थितियाँ अलग होती, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग निकलता है। सो एक कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है। नाउ 114, इफ़ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, इफ़ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान होता या मैं भगवान की जगह होता, आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, मैं सभी दुख को दूर कर देता, ख़त्म कर देता। नाउ 115, आई विश दैट यू बी राइट। ठीक है, आई विश दैट यू बी राइट, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई विश दैट यू वर राइट मीन्स काश तुम सही होते, ऐसा हिंदी में मीनिंग निकलता है इसका। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 120, यहाँ पे पैसेज दे रखा है। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर लें और बाद में आप इसको समझ के अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रोक दिया है। ओके,
अब आगे और करते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द आर वेरी यूजफुल। कैसे लेखक के अनुसार इज द गुड बुक ऑफ द आर वेरी यूजफुल। बुक के बारे में पूछा जा रहा है, बुक कैसे यूजफुल होंगी। ठीक है, इज़ द गुड बुक ऑफ द आर वेरी यूजफुल, अच्छी किताबें कैसे यूजफुल होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए में है, बिकॉज इट गिव्स द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। आपको जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो ऐसी बुक से मिल जाती है। 117 कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऐसा पैसेज से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया ये पैसेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स। ये ट्रू नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 118, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आर। राइटर कैसे डिफाइन करता है कि कौन सी अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। मीन्स ये यूजफुल है या फिर प्लीजेंट है, टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट लगेगा जैसे आप प्रिंट किए हुए से आप बात कर रहे हैं। ये गुड बुक के बारे में राइटर ने ऐसा बोला हुआ है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन ट्रू नहीं है इनमें। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द आर। तो ये गलत सेंटेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, द बुक ऑफ द आर डज नॉट डील विद द वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई। इनमें से क्या उस बुक में नहीं होता है बुक ऑफ द आर में। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। ये इस बुक में नहीं है। कौन सी बुक में, बुक ऑफ द आर, वहाँ पे ये प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज की बात नहीं की गई है। नाउ 121 से 125 यहाँ पे क्या, क्लोजेस्ट इन मीनिंग। ओके, सिनोनिम बताना है, राइट। मॉडरेट, ओके 121 है मॉडरेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्रोमाइजिंग। मॉडरेट का मतलब होता है नरम या फिर मध्यम, तो कॉम्प्रोमाइजिंग का मीनिंग भी ऐसे हो सकता है। इन चारों ऑप्शंस में ये बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्रोमाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 122, इम्प्रोपराइटी। क्या लिखा हुआ है, इम्प्रोपराइटी। इसका मीनिंग होता है रॉन्ग डूइंग, मीन्स गलत काम। जो गलत काम होते हैं उनको इम्प्रोपराइटी बोला जाता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल। वही बात है, जिनको लीगली अनसस्टेन किया गया हो ऐसे काम को करना इम्प्रोपराइटी कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, बिजार। क्या लिखा हुआ है, बिजार। बिजार का मीनिंग होता है वेरी स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल। ओके, विचित्र कह सकते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। नाउ 124, एसिड्यूअस। एसिड्यूअस, इसका मीनिंग होता है डिलीजेंट, बहुत मेहनत करने वाला, राइट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। इसका राइट आंसर है। नाउ 125, लास्ट क्वेश्चन, इग्नोमिनी। क्या लिखा हुआ है, इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मीनिंग होता है ह्यूमिलिएशन। ओके, ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान करना, राइट, अपमान। सो इसका जो मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पब्लिक शेम। अपमान करना और पब्लिक शेम मीन्स सामाजिक तौर पे शर्मिंदगी करवाना, शर्मिंदगी महसूस करवाना। तो ह्यूमिलिएशन का जो मीनिंग है, ह्यूमिलिएशन का मीनिंग और पब्लिक शेम का मीनिंग लगभग एक जैसा ही है। सो द इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक शेम।